बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान के एक मुहिब वतन, फ़र्ज शनास और ईमानदार पुलिस ऑफिसर नियाज अहमद खोसा की एक हकीकी क्राइम स्टोरी शेयर करेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। एक लड़की अपनी इज्जत बचाते हुए अपने 5 साला बेटे के सामने कत्ल हो गई। हम अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इसको इंसाफ न दिला सके। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। जी हाँ नाजरीन, कत्ल के हर केस का मौका डीएसपी और एसएसपी ने लाजमी देखना होता है। मुझे इंस्पेक्टर फरीद ने फोन किया कि सर गुलिस्तान जोहर में एक खातून का कत्ल हो गया है, आप आकर मौका देख लें। मैं कुछ देर में इलाका डीएसपी मिस्टर डॉक्टर नजीब के साथ मौके पर मौजूद था। वाक़या ये था कि खातून खाना का शोहर सुबह को जैसे ही अपनी जॉब पर जाने के लिए फ्लैट से निकला, थोड़ी देर में खातून के शोहर के एक रिश्तेदार ने बेल बजाई और घर में आ गया। इस वक्त खातून खाना अपने 4 साला बेटे को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। नौजवान ने आते ही खातून से दस्तराजी करने लगा। खातून लड़ने मरने पर उतर आई। नौजवान इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। जब नौजवान ने देखा कि बात बिगड़ रही है तो जल्दी से किचन में गया और सब्जी काटने वाली छुरी से खातून पर हमला कर दिया और छुरियों के वार करके इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इतने में बाहर काम करने वाली नुकरानी ने बेल बजाई तो नौजवान बौखला गया और जल्दी में बाहर का दरवाजा खोला और निकल भागा। दरवाजे के साथ खातून का 4 साला बेटा खड़ा था, जो दरवाजा अचानक खुलने की वजह से सर में चोट लगने की वजह से जख्मी हो गया था और बच्चा इस आफत नागहानी को देख रहा था। ये तो बच्चे की जिंदगी थी कि ऐन वक्त पर नौकरानी आ गई, वरना ऐसे मौके पर मुल्जमान पहचाने जाने के डर से पूरे के पूरे खानदान को कत्ल कर देते। नाजरीन, नौकरानी ने अंदर दाखिल होकर देखा कि खातून और बच्चा दोनों जख्मी हैं। नौकरानी ने बाहर निकलकर शोर किया। साथ के फ्लैटों से लोग निकल आए और चौकीदार भी गेट छोड़कर ऊपर आ गया। नौकरानी चीखती चिल्लाती रही मगर कोई अपनी कार निकालने के लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि ऐसे मौका पर हम लोग अपनी कीमती कार के सीट कवर खून आलूद नहीं करना चाहते। मजबूरन चौकीदार नीचे गया और मिन्नत समाजत करके एक रहम दिल टैक्सी वाले को राजी करके अपने साथ ले आया। नौकरानी दोनों जख्मियों को लेकर सिविल अस्पताल चली गई। खातून ज्यादा खून बह जाने की वजह से रास्ते में ही फौत हो गई। मौका वारदात देखते वक्त मैं एक बात से उलझन का शिकार हो रहा था कि बाथरूम के फर्श पर खून के कतरों के निशानात थे। नौकरानी का कहना था कि फ्लैट का दरवाजा जैसे ही खुला, मुलजिम लड़का इसे धक्का देकर सीढ़ियों की तरफ भागा। नौकरानी ने अंदर दाखिल होकर देखा कि खातून खाना बेड की एक साइड पर खून में लथपथ पड़ी मदद के लिए चीख रही थी। मैंने नौकरानी से पूछा कि बाथरूम के फर्श पर किसका खून है, तो इसने बताया कि खातून तो चलने फिरने के काबिल नहीं थी और वसूख से कहा कि खातून तकरीबन बेहोशी की हालत में थी। खातून का शोहर, दूसरे रिश्तेदार और पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। वहां बच्चे ने सबको बताया कि यासर अंकल ने इसकी मां को छुरी से जख्मी किया है। इंस्पेक्टर फरीद ने शाम तक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लड़के के दाएं हाथ पर ताज़ा पट्टी की हुई थी। जख्म के मुतल्लक पहले तो इधर उधर की बातें करने लगा मगर थोड़ी सी छितरोल के बाद रास्ते पर आ गया और बताया कि जैसा कि छुरी का साइज छोटा था और खातून पर वार करते वक्त खून की वजह छुरी के हत्थे से इसका हाथ फिसला और इसकी 2 उंगलियां जख्मी हो गई। और मजीद बताया कि दरवाजे पर घंटी बजते ही वो जल्दी में बाथरूम में गया और छुरी वाश बेसन में छोड़ी और अपनी जख्मी उंगलियां पानी से धोई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और मोटरसाइकिल पर करीबी अस्पताल गया और अपनी पट्टी कराई। इसके बाद नाजरीन FIR दर्ज हो गई। बाथरूम में खून के कतरों का मुअम्मा हल हो चुका था। पुलिस सबूतों के लिए हमेशा एक सैंपल लेती है मगर मैंने अपने अफीसरों को हुक्म दे रखा था कि वो 2 सैंपल लिया करें। लिहाजा बाथरूम से 2 खून आलूदा टाइल निकालकर एक टाइल और खातून के खून आलूदा कपड़े, छुरी और दूसरी जरूरी चीजें पुलिस के केमिकल एग्जामिनर को इरसाल कर दी। जैसा कि ये एक कत्ल का आम केस था, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका था और इंस्पेक्टर फरीद दीन जैसा एक अच्छा अफसर इस केस को देख रहा था। जरूरी कार्रवाई के बाद केस का चालान सेशन कोर्ट ईस्ट में दर्ज कर दिया गया और जरूरी सबूत
सबूत और गवाहियां तरतीब दे दी गई थी और मुलजिम की बचत के तकरीबन सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 1 माह बाद इंस्पेक्टर फरीदीन पसीने में शराबूर मेरे पास परेशान हालत में आया और बताया कि सर जुल्म हो गया है, हिना का कत्ल केस खराब हो गया है। मैं चौंक गया। फरीद ने अपने थैले से एक सील शुदा टाइल निकाला और मुझे दिखाते हुए बताया कि सर टाइल बदल दिया गया है और केमिकल एग्जामिनर ने अरसाल शुदा सैंपल की जगह मार्केट से नया टाइल लेकर सील करके मेरे हवाले कर दिया है और बताया है कि सर दूसरा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खातून के कपड़ों से मिलने वाला खून और टाइल से मिलने वाला खून खातून का है। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़कर मेरा सर खुद चकरा गया क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट ने केस का बेड़ा गर्क कर दिया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हम हर सबूत के 2 सैंपल लेते हैं। इसलिए मैंने हिम्मत ना हारी और इंस्पेक्टर फरीद को कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा टाइल हमारे पास मौजूद है, हम DNA करा लेते हैं। मगर इसमें दिक्कत ये थी कि मुलजिम हमारे पास नहीं था और अदालती रिमांड पर जेल में था और अदालत की इजाजत के बगैर इसका खून का सैंपल लेना मुमकिन नहीं था। मैंने इंस्पेक्टर फरीद को हुक्म दिया कि वो मुलजिम के खून का सैंपल लेने के लिए सेशन जज साहब की अदालत में दरख्वास्त दे दे। सेशन जज साहब ईस्ट की अदालत में दरख्वास्त दाखिल कर दी गई और मैं हर तारीख पर इंस्पेक्टर फरीद से पूछता कि क्या हुआ। वो जवाब में बोलता कि सर मुलजिम के 10 वकील आकर खड़े हो जाते हैं और हमारी दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं और डेट पड़ जाती है। मैंने इंस्पेक्टर फरीद को कहा नेक्स्ट डेट पर मैं खुद चलूंगा और अदालत को मुतमिन करने की कोशिश करूंगा। डेट पर इस वक्त के सेशन जज साहब के रूबरू में पेश हुआ। मुलजिम के वकला की दलील ये थी कि जब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ चुकी है तो DNA करवाने की क्या जरूरत है। मैंने जज साहब को बताया कि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट को मैनेज किया गया है। मैंने नया सील शुदा टाइल जज साहब को दिखाते हुए कहा कि हमने बाथरूम के फर्श से सीमेंट लगा हुआ खून आलूदा टाइल एग्जामिनेशन के लिए भेजा, मगर वापसी में जालसाजी करके केस के शवाहिद गुम करने के लिए टाइल बदल दिया गया। एक खातून अपनी इज्जत बचाते हुए अपने 5 साला बच्चे के सामने कत्ल हो गई। हम इस केस को लावारस नहीं छोड़ सकते। मैंने जज साहब को बाथरूम से सीमेंट पर लगा हुआ सील शुदा दूसरा टाइल और टाइल निकालने की तस्वीर दिखा और बताया कि हम केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पर इसलिए भी एतबार नहीं कर सकते कि इसने मार्केट से नया टाइल लेकर सील करके भेज दिया है। मुलजिम के वकला ने काफी शोर शराबा किया, मगर सेशन जज साहब ने हमारी दरख्वास्त अलाउ कर दी और जेल सुपरिटेंडेंट को हुक्म किया कि जेल के डॉक्टर से मुलजिम के खून का सैंपल लेकर सील करके इंस्पेक्टर फरीद के हवाले किया। इंस्पेक्टर फरीद मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। मैंने इसको कहा कि आपने यहाँ से कहीं जाना नहीं है, जज साहब की कोर्ट से आर्डर लेकर आज ही जेल से मुलजिम के खून का सैंपल लेना है। मुझे खदशा था कि अगर लेट हो गया तो मुलजिम के वकला हाई कोर्ट से सैंपल लेने वाले लेटर का ऑपरेशन ना सस्पेंड करवा लें। मैं दफ्तर जाने की बजाय सीधा IG जेल खाना जात के पास गया और उनको सारा माजरा बता दी। उन्होंने मेरे सामने जेल सुपरिटेंडेंट को अहकामात दे दिए कि सेशन जज साहब के आर्डर पर आज ही अमल दरामद करना है और जब तक इंस्पेक्टर फरीद कोर्ट का आर्डर ना लाए जेल के डॉक्टर को मौजूद रखना है। शाम को 5 बजे इंस्पेक्टर फरीद का फोन आया कि साहब मैंने मुलजिम का सील शुदा खून का सैंपल जेल के डॉक्टर से मौसूल कर लिया है। मैंने एहतियातन पूछा कि डॉक्टर ने मुलजिम यासर से खून का सैंपल आपके सामने लिया है। इंस्पेक्टर फरीद ने जवाब दिया कि सर टाइल बदले जाने के बाद मैं मोहतात हो गया हूँ, मैंने सैंपल अपने सामने करवाया है। मैंने इसको कहा कि कल सुबह पहली फुर्सत में आपने मेरे दफ्तर आना है और DNA के लिए NFSA इस्लामाबाद लैब को खत बनवा के टाइल और मुलजिम के खून का सैंपल TCS करना है। दूसरे दिन सुबह ही टाइल और खून का सैंपल NFSA इस्लामाबाद TCS कर दिया गया। मैंने एहतियातन NFSA लैब इस्लामाबाद को खत लिख दिया कि जैसा कि मुलजिम लोग बहुत मालदार और पैसे वाले हैं, पहले भी केमिकल एग्जामिनर कराची के दफ्तर में सैंपल्स की टेम्परिंग हुई है और केस के शवाहिद को गुम कर दिया गया है। ये बात आपके इल्म में रहे और मुलजमान ऐसी कोशिश दोबारा भी कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मुझे NFSA लैब इस्लामाबाद से DNA रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें टाइल पर गिरा हुआ खून मुलजिम यासर के खून का सैंपल का DNA मैच हो गया था। मैंने खुशी से इंस्पेक्टर फरीद को फोन पर मुबारकबाद दी और इसको कहा कि पहली फुर्सत में DNA रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करा दे। DNA रिपोर्ट आने के बाद ये वाज़ेह हो गया था कि केमिकल एग्जामिनर
एग्जामिनर की रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है और इसी मुल्जिम की मदद करने और शवाहिद की टेम्परिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना था, मगर वो टाइल मेरे दफ्तर से गायब हो चुकी थी। मेरा इरादा था कि एग्जामिनर को हिना कत्ल केस में गिरफ्तार करके 14 रोज़ा रिमांड में सुबह और शाम छतरोल करवाऊं, मगर मुझे अफसोस है कि मैं केमिकल एग्जामिनर को कुछ भी ना कर सका। मुल्जिम के वकला ने केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्जिम की जमानत सेशन कोर्ट में लगाई हुई थी, जो DNA रिपोर्ट आने के बाद सेशन जज साहब ने खारिज कर दी। केस मजबूत था। मैंने इंस्पेक्टर फरीद को कहा कि केस को जल्दी चलवा कर एविडेंस रिकॉर्ड करा दे, मगर आपको पता है कि यहाँ पर सब कुछ मुमकिन नहीं है। मुल्जिम के वकला ने हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त लगा दी और जानबूझकर ऐसे जज के पास लगाई जिसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी, और कुछ दिनों के बाद वही हुआ जिसका खदशा था। जज साहब ने मुल्जिम की जमानत ले ली और मुझे कुछ दोस्त वकला से मालूम हुआ कि जमानत 80 लाख की डील पर हुई है। मैं अपनी तबीयत पर कंट्रोल ना रख सका और अदालती वक्त खत्म होने के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से मिलने चला गया। इस वक्त का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि वकला और साइल वगैरह कोर्ट से चले जाते हैं और रश ना होने के बराबर होता। मैंने केस की सारी हकीकत इनको बता दी और गुजारिश की मुझे चीफ जस्टिस साहब से मिलने का टाइम लेकर दें। रजिस्ट्रार साहब एक अच्छे और ईमानदार इंसान थे और उन्होंने कहा कि आप इंतजार करें, मैं अभी आपको CG साहब से मिलवाता हूँ, और वो कुछ फाइलें और डायरी लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद चीफ जस्टिस साहब का उर्दली मुझे बुलाने आ गया। मैं ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने कई बार पेश हो चुका था और वो मुझ पर काफी एतमाद करते थे। उन्होंने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी। मैंने टाइल बदलने, एग्जामिनर की रिपोर्ट, टाइल चोरी होने, जेल से मुल्जिम का खून का सैंपल लेने और DNA रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब को दिखाई। वो कुर्सी पर बार बार पहलू बदल कर बेचैन हो रहे और मुझसे सवाल किया कि क्या आपको यकीन है कि डील के तहत जमानत हुई है। मैंने उनको कहा कि सर, आप सीनियर तरीन जज, आप खुद या किसी और जज साहब से जमानत की फाइल को चेक करवा लें। अगर जमानत मेरिट पर ली गई है तो मैं गलत हूँ। अगर जमानत लेने में मुल्जिम को फेवर दिया गया है तो कौन मुफ्त में फेवर देता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर जमानत में फेवर दिया गया है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करता। रजिस्ट्रार साहब भी मुलाकात में मौजूद थे और मुझे बुलाकर ले जाने वाला उर्दली चैम्बर में अंदर मौजूद सब कुछ सुन रहा था। मैं चीफ जस्टिस साहब को सैल्यूट करके चैम्बर से निकल आया। पता नहीं जमानत लेने वाले जज साहब को कैसे पता चल गया। एक दिन IG साहब, जो कुछ माह पहले ही नए अपॉइंट हुए थे, ने मुझे अपने दफ्तर बुला लिया। जैसे मैंने दफ्तर में अंदर जाकर सैल्यूट किया, वो बजा जवाब देने के स्टिक लेकर खड़े हो गए और सख्त बरहमी से कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर चीफ जस्टिस साहब से क्यों मिलने गए। मैंने जज साहब की क्यों शिकायत की, डिसिप्लिन फोर्स है। मैंने IG साहब को कोई वजाहत नहीं दी, इसलिए कि वो सख्त गुस्से में थे। उनका कहना था कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से अदलिया और पुलिस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और तुम इस जज साहब का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुमने जज साहब की शिकायत करके खुद को खराब किया है। मैं तुम्हारी ACR खराब कर दूंगा, वगैरह वगैरह। इनकी बात खत्म होने पर बस अपनी गलती मानकर सर I am at fault, I am sorry कहा, माजरत करके सैल्यूट किया और दफ्तर से बाहर निकल आया। मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक कातिल और क्रिमिनल्स का साथ देने वाले जज की निशानदेही करके कुछ गलत नहीं किया। मेरे नज़दीक जज साहब और एग्जामिनर का जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। जो लोग एक जज को खरीदने की कुव्वत रखते थे, उन्होंने गरीब मोटरसाइकिल पर घूमने वाले इंस्पेक्टर फरीद पर कितना जोर नहीं लगाया होगा। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर इंस्पेक्टर फरीद खौफे खुदा न रखता और केस का सौदा कर लेता तो मैं इसका क्या कर लेता। कुछ दिनों में मेरा तबादला एंटी कार सेल में कर दिया गया। इन्हीं दिनों अखबारात में पढ़ा कि जमानत लेने वाले जज साहब को कन्फर्म नहीं किया गया और हाई कोर्ट से फारिग कर दिया गया है। मैं अपने हिस्से का काम कर चुका था। इसी दिन IG साहब ने मुझे बुलवा लिया। जैसे ही मैंने इनको सैल्यूट किया, उन्होंने उठकर गर्मजोशी के साथ मुझे हाथ मिलाया और उर्दली को अपने लिए और मेरे लिए काफ़ी बनाने को कहा। कुर्सी पर बैठते ही कहा कि नियाज, आपने आज का अखबार देखा है। मैंने जवाब दिया कि सर, जिस खबर के मुतालिक आप कह रहे हैं वो मैं देख चुका हूँ। IG साहब ने सवाल किया कि आखिर आपके और जज साहब के दरमियान क्या प्रॉब्लम थी। मैंने IG साहब को कहा कि सर, कोई ज़ाती या मेरी अना का मसला नहीं था। मैंने इनको हिना केस के
मुतल्लिक सारा कुछ बताया। आईजी साहब नए पोस्ट हुए थे और कभी ना उन्होंने पूछा और ना मैंने उन्हें बताया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो शर्मिंदगी की वजह से मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे। मेरी आदत है कि हाथ मिलाते वक्त और गुफ्तगू के दौरान मुखातिब की आंखों में देखता रहता हूँ। काफी खत्म होते ही मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आईजी साहब ने एक हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया और दूसरे हाथ से इंटरकॉम पर डीआईजी TNT को कहा कि खोसा साहब आपके पास आ रहे हैं, इनको फैमिली के लिए नए फ्लीट में से एक ब्लैक कलर की करोला कार दे दें। उन्होंने उठकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा आप डीआईजी से कार लेते जाएं। मैंने खामोशी से इनको सैल्यूट किया और बाहर निकल आया। मैंने महसूस किया कि आईजी साहब अपने साबका रवैये पर नदामत महसूस कर रहे हैं। मैं डीआईजी TNT के पास नहीं गया और अपने दफ्तर चला गया। शाम को डीआईजी TNT का फोन आया कि नियाज आप कार लेने नहीं आए, मैंने आपके दफ्तर कार भिजवा दी है। मेरी खुददारी, इज्जत नफ्स और ज़मीर आईजी साहब की तलाफी के तौर पर दी गई कार रखने की इजाजत नहीं दे रहा था। वैसे तो सीनियर को अपने मातहत को डांट डपट करने का हक है, मगर इस दिन आईजी साहब का स्टिक लेकर खड़े हो जाना मुझे हद दर्जा बुरा लगा था और मैं अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। दूसरे दिन मैंने शुक्रिया के खत के साथ कार डीआईजी TNT को वापस भेज दी और लिखा कि मेरी फैमिली के पास प्राइवेट कार है, इसलिए मैं ये कार नहीं रख सकता। कार वापस करके आईजी साहब को ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि आप एक स्टिक से सबको चला नहीं सकते और सबको एक तरह का ना समझें। मुलजिम यासिर जमानत लेते ही अमेरिका फरार हो गया। लड़की के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। इंस्पेक्टर फरीद का भी तबादला कर दिया गया था। पाकिस्तान का अमेरिका से ऐसा कोई मुआहदा नहीं जिससे मुलजिम को वापस लाया जा सके। इंटरपोल को रेड वारंट अरसाल करके मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन की जा सकती है, मगर इसके लिए जिन अफीसरान की वहाँ तैनाती है वो ही सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह बेचारी हिना का केस अपनी मौत आप मर गया और ऐसे लाखों केसेस के फाइलों में इस केस की फाइल भी पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। अगर आज भी इंसानी हकूक की तंजीमें, सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कोशिश करें तो रेड वारंट निकल सकता है और मुलजिम यासिर को पाकिस्तान लाया जा सकता है। आखिर में यहाँ राकिम सारे लिखते हैं, इंसाफ व कवानीन यहाँ पर बिकते हैं, यहाँ पर है जाली दवाओं का कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर।